जब आरएनएडब्ल्यू ने ये चीज़ को ठान लिया कि हमें लश्कर को समझना है और समझने के बाद ही उसको हम तोड़ने की स्थिति में होंगे, इस प्रोसेस में आरएनएडब्ल्यू के कई अधिकारियों ने इस्लामिक स्कॉलर्स की मदद लेना शुरू करा। हमें इस्लामिक स्कॉलर्स की मदद लेने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमें ये जानना था कि पाकिस्तान के जितने भी मसलक हैं उनमें से लश्कर किस मसलक में आती है और उसके क्या बिलीफ सिस्टम है। मसलक एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है स्कूल ऑफ थॉट। पाकिस्तान में ब्रॉडली हमारे आरएनएडब्ल्यू के अधिकारियों के इंटरेक्शन इस्लामिक स्कॉलर्स से जब हुए तो उन्होंने हमें समझाया कि भाई पाकिस्तान के अंदर ब्रॉडली अगर देखा जाए तो 3 बड़े मसलक पाए जाते हैं। सबसे पहला मसलक इसमें है बरेलवी मसलक। बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट या बरेलवी मसलक जो है ये एक प्रकार का ऐसा मसलक है जिसकी ओरिजिन 1860-1870 के दशक में हुई थी। बरेलवी मसलक के जो लोग हैं इनका ओरिजिन अहमद रज़ा खान की तरफ से ट्रेस किया जाता है और ये कादरी सेक्ट ऑफ सूफिज़म में बिलीव करते हैं। बरेलवी इस्लाम के फॉलोअर्स जो पाकिस्तान में हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सूफ़ी ट्रेडिशन, सूफ़ी के मिस्टिक बिलीफ्स जो हैं उनमें इनका मानना काफ़ी ज़्यादा हाई है। बरेलवियों को ही चैलेंज करने के लिए 1870 के दशक में एक ऐसा मसलक तैयार हुआ था जो आज की डेट में पाकिस्तान का दूसरा डोमिनेंट मसलक है, जिसका नाम है दियोबंदी मसलक। दियोबंदी मसलक का ओरिजिन वैसे तो दियोबंद उत्तर प्रदेश सहारनपुर में हमारे यहाँ से हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में आज की डेट में दियोबंदी मसलक एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मसलक है। अब दियोबंदीज जो हैं उन्होंने इंडिविजुअल के रिफॉर्म के ऊपर फोकस किया। दियोबंदी मसलक के लोग जो हैं उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये बोली कि भाई हम बरेलवियों को नहीं मानते और बरेलवियों के इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम को नहीं मानते, और ये इसलिए नहीं मानते क्योंकि बरेलवी जो सूफिज़म में बिलीव करते हैं उसी चीज़ को दियोबंदीज निगलेक्ट करके रिजेक्ट करते हैं। तीसरा हमने देखा कि 1860-70 के दशक में पाकिस्तान का जो आज की डेट में एक डोमिनेंट तीसरा मसलक है उसका ओरिजिन उस समय हुआ था और उसका नाम है अहले हदीस। अहले हदीस मसलक जो है ये बेसिकली अरबिक ओरिजिन का है, क्योंकि ये बोलता है कि ना तो हम दियोबंदियों में मानते हैं ना हम बेसिकली बरेलवियों में मानते हैं। अहले हदीस की आइडियोलॉजी वाले जो मसलक है पाकिस्तान में, उसका मानना आज की डेट में ये है कि इस्लाम के अहले हदीस फॉलोअर्स जो हैं उनको केवल और केवल कुरान शरीफ और हादिथ पे फोकस करना चाहिए। उन्होंने ये तक बोला कि जितने भी ये सूफ़ी ट्रेडिशंस हैं या इंडिविजुअल रिफॉर्म जैसी चर्चाएं जो दियोबंदीज भी करते हैं, ये एक प्रकार का बिदात है। बिदात एक अगेन दोबारा से एक उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है इनोवेशन। तो उन्होंने ये बोला कि भाई हम ये सारे के सारे इनोवेटिव प्रैक्टिसेस को, जिसमें आप एक पर्सनैलिटी को, एक कल्ट को, एक सूफ़ी लीडर को, एक सूफ़ी श्राइन को, सूफ़ी टॉम्ब को, इन सब चीज़ों को मानते हो, हम इन सारे चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। अब आपको ये चीज़ समझने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान जो आज की डेट में कहता है कि मैं एक इस्लामिक देश हूँ, इस इस्लामिक देश में किसी प्रकार की थियोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। अगर आप ईरान को देखते हैं तो ईरान एक थियोक्रेटिक रिलीजियस स्टेट है, और उसके थियोक्रेटिक रिलीजियस स्टेट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ईरान में एक ही मसलक है जो कि बेसिकली शिया मसलक है, शिया स्कूल ऑफ थॉट है। पाकिस्तान में क्योंकि ये पूरा का पूरा इस्लाम 3 अलग अलग मसलकों में बट रखा है, जिसमें बरेलवी हो गए, दियोबंदी हो गए, अहले हदीस हो गए, इसके कारण से पाकिस्तान एक इस्लाम का कोहेशन कभी कर नहीं पाया। समस्या तो और तब बढ़ गई जब आरएनएडब्ल्यू ने ये चीज़ को भी ऑब्जर्व करा कि जो दियोबंदी मसलक है वो सिर्फ दियोबंदी में इस्लाम में बिलीव नहीं करता, बल्कि उसने तो पाकिस्तान में अपना दबदबा इस प्रतीक बना रखा है कि उसने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां भी बना रखी हैं। और अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की डेट में जो कश्मीर के अंदर कई तंजीम ऑपरेट करते हैं, जिनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ इसी सीरीज़ में चर्चा भी करूंगा, हम ये देखते हैं कि कई दियोबंदी मसलक भी उन तंजीमों को सपोर्ट भी करते हैं। और तो और दियोबंदी ग्रुप्स की एक पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसका नाम है जमात उलेमा इस्लामी। तो दियोबंदी ग्रुप्स को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बात बताई थी कि जो लश्कर तैयबा है वो आज की डेट में मिली मुस्लिम लीग जमात-उद-दावा मिलके बना रहा है, और उसका बनाने का काम आईएसआई ने किया है। तो आरएनएडब्ल्यू को अब ये चीज़ समझ आई कि भाई ये जो मिली मुस्लिम लीग है, ये जो जमात-उद-दावा है, ये जो लश्कर तैयबा का बनाया हुआ ग्रुप है, ये मिली मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बन रही है क्योंकि लश्कर तैयबा अहले हदीस ट्रेडिशन को मानता है। जमात-उद-दावा, हाफिज़ सईद, ज़फ़र इकबाल, ज़कीउर रहमान लखवी जो हैं ये बेसिकली अहले हदीस ट्रेडिशन को मानते हैं, और ये इसलिए मिली मुस्लिम लीग को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि अहले हदीस के पास एक पॉलिटिकल पार्टी अभी तक नहीं थी। दियोबंदी
दियोबंदियों के पास जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है जमात उलेमा इस्लामी, और जमात उलेमा इस्लामी का प्रयोग करके आज की डेट में ऑलरेडी बहुत सारे दियोबंदी ग्रुप्स वहाँ पर एक तरीके से बनाए गए हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान ने, आईएसआई ने ये भी इंश्योर किया है कि जो कश्मीर है, कश्मीर में जिस प्रकार के तंजीम ऑपरेट करते हैं वो तंजीम भी इन्हीं ग्रुप्स के साथ सब जुड़े हुए हैं। इसी रीज़न से आप देखिए कि जब भारत ने कश्मीर में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को तोड़ने की कोशिश करी, हमें कठिनाई इसी कारण से नहीं हुई क्योंकि कश्मीर में ये तीनों मसलक जो थे, बरेलवी भी थे, इसके साथ साथ दियोबंदी भी थे और साथ में अहले हदीस, इन तीनों मसलकों के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप्स कश्मीर में लड़ रहे थे। तो हमें क्योंकि इन तीनों मसलकों की आइडियोलॉजी समझ आ गई, हमें तीनों मसलकों का स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप्स जो थे कश्मीर वाले वो समझ आ गए, तो हमें कश्मीर में इनको निपटाना और सरल हो गया। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जमाते इस्लामी पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है और जमाते इस्लामी कश्मीर के अंदर 2 टेररिस्ट संगठन चला रही थी, जिसमें से एक का नाम था हिजबुल मुजाहिदीन और दूसरा था अल बद्र। तो अल बद्र और हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान के अंदर जमाते इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे। दूसरा, अहले हदीस जो ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन, ये जो मसलक है, ये 2 संगठन चला रहा था कश्मीर के अंदर, जिसमें थे जमात उद दावा और लश्कर ए तैयबा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो दियोबंदीज हैं, जिनकी मैंने आपको अभी बताया कि दियोबंदियों की अपनी ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जमात उलेमा इस्लामी, इन्होंने भी कश्मीर में टेररिज्म को स्पॉन्सर किया, पर ये दियोबंदी कश्मीरी दियोबंदीज हैं। याद रखिएगा कि कश्मीरी दियोबंदी, पाकिस्तान में जो दियोबंदीज हैं जो कश्मीर में टेररिज्म कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी दियोबंदी का कोई भी नाता अफगान दियोबंदीज के साथ नहीं है और इंडियन दियोबंदीज के साथ नहीं है। ये पाकिस्तान का अपना दियोबंदी ट्रेडिशन चला रहे हैं, चाहे ओरिजिन इनका सहारनपुर से हुआ हो, उत्तर प्रदेश से, लेकिन ये अपना ट्रेडिशन चला रहे हैं। तो ये दियोबंदीज ने जमात उलेमा इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है दियोबंदियों ने पाकिस्तान में। इन्होंने कश्मीर में भी जो टेररिस्ट संगठनों का सपोर्ट किया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टेररिस्ट ग्रुप दियोबंदी संगठन का स्पॉन्सर्ड ग्रुप था वो था जैश ए मोहम्मद और हरकतुल जिहाद ए इस्लामी हुजी। तो ये हरकतुल जिहाद ए इस्लामी, जैश ए मोहम्मद, ये दोनों दियोबंदी ग्रुप्स हैं। जमात इस्लामी का स्पॉन्सर्ड हिजबुल मुजाहिदीन और अल बद्र है और अहले हदीस का लश्कर ए तैयबा जमात उद दावा है। अब ये सारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे पाकिस्तान की तरफ से बने हुए, जो भारत के प्रति ऑपरेट कर रहे थे और भारत के खिलाफ ऑपरेट कर रहे थे, जब RNAW ने इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी तो हमने अब दूसरे लेवल पर ये चीज़ सोचने की कोशिश करी कि भाई पाकिस्तान इन संगठनों का प्रयोग क्यों करता है, और तब जाकर हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझ आई। RNAW को ये समझ आया कि पाकिस्तान की आर्मी भारत के साथ 3 बार जंग लड़ चुकी है, 1947-48 में, 1965 और 1971 में। इन तीनों जंगों के दौरान हम लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी को धूल चटाई थी। इसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को और ISI को एक चीज़ समझ आ गई कि भारत के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो हमें एक इकोनॉमिकली चीपर ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। और आज की डेट में ये जो तंजीमें हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, तंजीम एक टेररिस्ट ग्रुप होता है, कांग्रीगेशन होता है, तो ये जितने भी तंजीम और टेररिस्ट ग्रुप मैंने आपको बताए, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, अल बद्र हो, चाहे वो आपके लश्कर ए तैयबा हो, जमात उद दावा हो, या आपका जैश ए मोहम्मद हो, हरकतुल जिहादुल इस्लामी हो, ये सारे संगठन जो हैं ये इकोनॉमिकली चीपर ऑप्शंस हैं। अब RNAW के लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि भाई इन सारे संगठनों में से हमारे लिए जो सबसे बड़ी सिरदर्दी थी वो थी लश्कर ए तैयबा। तो लश्कर ए तैयबा के बारे में जानकारी जब हमने प्राप्त करने की और कोशिश करी तो RNAW ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पता कराया और हमें मालूम चला कि भाई ये लश्कर ए तैयबा, जमात उद दावा, इन लोगों का जो एनुअल बजट है वो है लगभग $50 मिलियन। और इस $50 मिलियन में से RNAW को ये तक मालूम चल गया कि लगभग $5 मिलियन जमात उद दावा लश्कर ए तैयबा प्रयोग करते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। यानी कि इस चीज़ को ध्यान से समझिए, $50 मिलियन का इनका एनुअल बजट है। अब दूसरी चीज़ को यहाँ पर समझने की कोशिश ये भी कीजिए कि ये जो एनुअल बजट $50 मिलियन का है जमात उद दावा लश्कर ए तैयबा का, ये $50 मिलियन इनको ISI ऑफ पाकिस्तान नहीं देती है। इसमें से थोड़ा चंक तो ISI की तरफ से आता ही आता है, लेकिन बहुत सारा पैसा लश्कर ए तैयबा, जमात उद दावा अपने पब्लिकेशन मटेरियल से लेके, चैरिटी से लेके, एजुकेशनल सिस्टम से लेके, जिसके बारे में हर एक स्पेसिफिक एरिया पे एक स्पेसिफिक वीडियो आपको मैं देने जा रहा हूँ इस सीरीज़ में, उससे आपको ये समझ आएगा कि ये $50 मिलियन
इफेक्टिवली ये हर साल कैसे आज की डेट में इकट्ठा कर पा रहे हैं, और वो भी उस देश में, पाकिस्तान में, जहाँ पर मतलब लोगों के पास खाना खाने के लाले पड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये है कि $50 मिलियन में से पूरा का पूरा $50 मिलियन मिलिट्री ऑपरेशंस पे नहीं लगाया जा रहा। $50 मिलियन में से केवल $5 मिलियन, आरएनएडब्ल्यू कहती है कि लगभग $5 मिलियन का प्रयोग मिलिट्री ऑपरेशंस पे भारत के खिलाफ इसके ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन भूलिएगा मत, जमात उद दावा, लश्कर ए तैयबा अगर केवल $5 मिलियन का प्रयोग मिलिट्री ऑपरेशंस का भारत के ऊपर कर रहे हैं, तो केवल ये दो संगठन ही नहीं आज की डेट में जो ऑपरेट कर रहे हैं। आज की डेट में हिजबुल मुजाहिदीन अल बद्र भी है जो जमात इस्लामी से जुड़ा हुआ है, साथ ही में हरकतुल जिहाद इस्लामी, और इसके साथ साथ हमारा जैश ए मोहम्मद भी है। ये दोनों दियोबंदी संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि क्यूमुलेटिवली एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ बजट का प्रयोग किया जा रहा है भारत के ऊपर, जो टेररिज्म स्पॉन्सर किया गया कश्मीर में भी, और कश्मीर के बाद रेस्ट ऑफ इंडिया में भी। अब 1998 में जब पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर वेपन बनाया था, तो इस न्यूक्लियर वेपन को बनाने के बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि पाकिस्तान ने एक ऐसी इमेज क्रिएट करनी चालू कर दी कि देखिए हमारे पास तो एक न्यूक्लियर वेपन है। अब न्यूक्लियर वेपन होने के बाद जब उसने न्यूक्लियर वेपन की आड़ के अंदर रहते हुए इन सारे संगठनों का प्रयोग करके भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया, तो उसने एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करी कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन एक अम्ब्रेला है, एक शील्ड है, जिसका प्रयोग मैं कभी भी कर सकता हूं अगर भारत ने कुछ हरकत करी तो न्यूक्लियर वेपन ने इन सारे तंजीमों को एक प्रकार की प्रोटेक्शन दी। और तो और आरएनएडब्ल्यू की रिसर्च ये भी आज की डेट में हमें बताती है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन सिर्फ उसको एक अम्ब्रेला सिक्योरिटी उसके इन जिहादी तंजीमों के लिए नहीं दे रहा, बल्कि ये न्यूक्लियर वेपन एक इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान को भी फुलफिल कर रहा है। और वो जो इंटरनेशनल एस्पेक्ट है वो ये बड़ा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि पाकिस्तान ने ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर रखी है एशिया के अंदर कि उसने इतने सारे तंजीम बनाए हुए हैं एक जगह, और जिसका प्रयोग वो जिहाद के लिए करती है, और दूसरा उसने न्यूक्लियर वेपन रखा हुआ है। तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा मैसेज देना चाहती है कि देखिए पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विच इज़ टू डेंजरस टू फेल। वो ये कहना चाहती है कि भैया आपको, विश्व को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये इंश्योर करना है कि पाकिस्तान कोलैप्स कभी ना करे। अमेरिका, चाइना, ये सारे देश आज की डेट तक पाकिस्तान को क्यों इतनी सपोर्ट करते हैं? क्योंकि इन सबको ये बात पता है कि यदि पाकिस्तान अगर आज की डेट में मान लीजिए कोलैप्स किया, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि यही न्यूक्लियर वेपन इन सारे तंजीमों में से किसी भी तंजीम के हाथ लग सकता है। और जिस दिन ऐसी परिस्थिति विश्व स्तर पर पैदा हो गई कि एक नॉन स्टेट एक्टर, एक तंजीम, एक जिहादी ग्रुप, एक टेररिस्ट संगठन के हाथ एक न्यूक्लियर वेपन, परमाणु बम लग गया, इसके बाद जो विश्व स्तर पर सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी आएगी उसका खमियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के बाद आप 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझ गए कि पाकिस्तान के अंदर विभिन्न प्रकार के मसलक हैं। लश्कर ए तैयबा का मसलक अहले हदीस है। लश्कर ए तैयबा जमात उद दावा अहले हदीस ट्रेडिशन और मसलक को बिलोंग करती है। अहले हदीस का बेसिकली रिलेशनशिप सऊदी अरब से बहुत अच्छा है, क्योंकि अरेबिया में जो वहाबिज़म का स्ट्रैंड है और जो अहले हदीस की ओरिजिन की थॉट प्रोसेस है वो दोनों मेल खाते हैं। और दोनों का मानना ये है कि सिर्फ कुरान शरीफ और हादित में ही बिलीव करना है, बाकी सब कुछ बिदात है, यानी कि इनोवेशन है। हमें किसी भी बरेलवी दियोबंदी को फॉलो नहीं करना। इसी रीज़न से हम देखते हैं कि अहले हदीस एक अपना एक मसलक बनाकर पाकिस्तान में अपनी स्पेस क्रिएट कर चुका है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि दियोबंदीज़ जो हैं उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी और तंजीम बना रखे हैं, और क्योंकि दियोबंदीज़ के पास एक पॉलिटिकल पार्टी थी, अहले हदीस के पास नहीं थी, इसी रीज़न से आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा जैसे जमात उद दावा और लश्कर ए तैयबा की मदद करके अहले हदीस की जो पॉलिटिकल पार्टी 2017 में क्रिएट करी वो थी मिली मुस्लिम लीग, ताकि मिली मुस्लिम लीग जो है जमात उलेमा ए इस्लामी जो कि दियोबंदी की पॉलिटिकल पार्टी है उसको काउंटर कर पाए। तो आपको ये चीज़ अब क्लियर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान के ये जो विभिन्न प्रकार के मसलक हैं इनके कारण पाकिस्तान एक थियोक्रेटिक स्टेट ईरान की तरह नहीं बन पा रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को भी क्लियर नहीं कर पा रहा है कि वो बोलता तो है कि मैं इस्लामिक देश हूँ, लेकिन किस प्रकार का इस्लामिक देश जिसमें कोई एक मसलक की मेजॉरिटी नहीं है। तो इस कारण से आरएनएडब्ल्यू को ये गेम समझ आ गया, और हमें ये चीज़ आज की डेट में और क्लियर हो गई कि किसी भी प्रकार का तंजीम चाहे कश्मीर में ऑपरेट करे, वो चाहे दियोबंदी हो, वो चाहे जमात इस्लामी का हो, या वो चाहे अहले हदीस का हो,
उसको काउंटर करना हमें आसान इसलिए होगा क्योंकि उसको काउंटर करने से पहले उसकी आइडियोलॉजी अगर हम ध्यान में रखें और वो किस मसलक को बिलोंग करता है और उस मसलक को अगर वीकन कर दिया जाए तो उसका खेल पूरा का पूरा निपटाया जा सकता है। धन्यवाद।